अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। वोट न मिलने से नाराज आरोपियों ने महिला के ऊपर किया प्राणघातक हमला। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के पूर्वा गांव के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का लिया निर्णय। उदयपुर हत्याकांड की आंच पहुंची रीवा। राजस्थान सरकार का फूका पुतला, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। और कल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान दल रवाना। प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद। खबरें विस्तार से। वोट न मिलने से नाराज आरोपियों ने महिला के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। गंभीर अवस्था में घायल महिला को रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। समय इस कदर बदल चुका है कि लोगों के पास अब धैर्य ही नहीं रहा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, सामान्य बातों पर हुए झगड़े को बड़ा बना देना, ये सब आम बातें हो चुकी हैं। संभवतः ऐसी घटनाओं के पीछे हमारे आसपास का माहौल है कि हम कैसे समाचार पढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और हमारे दिमाग में क्या क्या डाला जा रहा है। शायद इसका भी असर हमारे ऊपर ही पड़ता है। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के बाद जहां एक ओर हारे हुए प्रत्याशी बौखलाहट में हार की शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसका बड़ा उदाहरण हनुमना तहसील के अंतर्गत नाउन गांव में देखने को मिला है, जहां वोट न मिलने से नाराज सरंगों ने महिला नीता केवट के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में हनुमना अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने देखते हुए उसे संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अब महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के ग्राम पंचायत पूर्वा गांव के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क तक नहीं बन पा रही है। सुविधाओं के लिए कई बार अधिकारियों को लिखित व मौखिक रूप से कह चुके हैं, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई, तो वो अपने इस मताधिकार को उपयोग क्यों करें। ग्रामीणों की माने तो गांव के लिए रास्ता न होने से बरसात के दिनों में हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। बीमारी व अन्य परेशानी होने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव में न तो एम्बुलेंस आती है और न ही कोई शासकीय सुविधा, जैसे पगडंडी वाले रास्तों से होकर गांव तक ग्रामीण पहुंचते हैं। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के साथ ही बच्चों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे बरसात में स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से लिखित व मौखिक शिकायत भी की, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और नाखुश मतदाताओं ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ओके लिए सबका आवे एक खातिर संगठन बनाए के सबका उनकी धरना दे, अगर नहीं हो। हाँ बोलिए। यह कहते कि रोड तो बनवाए तब न वोट पाई है, अरे जनता पब्लिक ऐसे घूमत ही बताई। ये कब से समस्या है रोड की? ये समस्या तो बहुत साल से आई। सरपंच भी तो खा रुपया बस हो गए, बनवा ली अपने अपने का बस हो गए फुर्सत। आज तक कोई सरपंच नहीं बनवा, कुछ नहीं बनवानी कहीं तो हमका वोट दे, जिता दे, फिर के बाद हम सब करा, कुछ नहीं करता है। अब परसों वोटिंग है, किस तरह वोट डालेंगे? देख जाए हम काम करी, हम मतलब गरीबी देखी, हम तो इनका वोट दे। हाँ अभी रोड नहीं बनी है के ये रोड जो है तो ये पूर्वा गांव में नहीं है। मरीज बीमार हो जा, मर जा तो कन्या ला दी के लड़की आमा जाए, समस्या है ये रोड तक बनी और तो कहीं नहीं बनी है। अरे ये तो जब से गांव बसा तब से यह रोड अभी बनी है 10 साल भा। गांव में शीशे बन गए, नहीं बनिया, नाली भी नहीं बनिया, अंदर भीतर सका रहा पानी। समस्या सब है तो जौन है तो है। चुनाव भी होने वाला है। हाँ। किस तरह आप वोट डालेंगे? अब वोट डाला भाई, जहाँ सब डाली तहाँ डाला। हाँ हम दान पत्र भेज दिए, हमारी रोड को नहीं बनवाया गया और दान पत्र तहसील से हमारे निकाल ले भी गया, जो कि उसकी फोटो का भी हमारे पास है। मैं अपनी यहाँ की समस्या को समाधान करने के लिए आप लोगों से बता रहा हूँ, हम सबका निवारण कर दीजिए। आप कैसी कैसी समस्या आप सब स्वयं देख रहे हैं, पता है आपके सामने ये सब दिख रहा है। रोड की समस्याएं ज्यादा है। जी सर। तो ये कब से समस्या है? ये समस्या बहुत दिन चल रही है रोड की। इसकी शिकायत भी आपने? इसकी शिकायत तहसील जाकर समझ दान पत्र भी दिए हूँ, स्टाम्प में दिया हूँ, वैसे भी नहीं। अभी तक कई सरपंच हैं, कोई नहीं रोड को ध्यान नहीं दिया, कोई भी नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि रोड खुल जाए। वोटिंग होने वाली है, किस तरह वोट करेंगे? वोट जब रास्ता नहीं तो वोट कैसे करेंगे? 25 साल से
ये कोई हम निकल रहे हैं बिल्कुल कीचड़ होते गंगा जब तक हमारे हमका गैला न मिली तब तक हम वोट न दें। ये कब से समस्या है? कई बार शिकायत की है? हाँ कई बगे शिकायत की हैं, कई बेगुआ की हैं, कोई सुनाई वाला नहीं है, न क्यों नहीं सुनाई वाला। हाँ भर कर ही बस हो गया। तो परसों वोट होने वाला है, क्या आप लोग वोट देंगे? नहीं देंगे वोट है। क्या कारण है? क्या कारण है? कारण है कि जब हम मरी लागे थे मारा तरह गैला माँ जब तक रोड न बनी तब तक हम न दे। क्या चाहते क्या है? हम चाहते कि गैला बन जाए वोट ले ले। ग्रामीण वासियों से बात किया है, बोलते हैं अगर घर में किसी भी तरह से परेशानी हो जाती है तो वह लोग जो है तो हॉस्पिटल नहीं लेके जा पाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी नालियां बनी हुई है कि बच्चे गिर जाते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं उमेश पिड़िया भारतीय सर्व सेवा संगठन के अध्यक्ष प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पूर्वा पंचायत को अनाथ न छोड़ा जाए। यह पूर्वा पंचायत के ग्रामीणवासी यह भारत के ही हैं, इसलिए इनका ध्यान रखा जाए, अन्यथा आचार संहिता समाप्त होने के बाद मैं उमेश पिड़िया ग्रामीण वासियों के साथ में धरने पर बैठूंगा। उदयपुर हत्याकांड की आंच पहुंची रीवा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। कुछ दिनों पहले उदयपुर में हुए नृशंस हत्याकांड को लेकर इन दिनों धार्मिक उन्माद जोरों पर है। दिन दहाड़े हत्या कर वीडियो वायरल करने वाले दो युवकों पर इस समय पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। इसी घटना के संबंध में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा, अभी विगत दिनों सबको मालूम है उदयपुर में राजस्थान में एक मुस्लिमों द्वारा एक हिंदू भाई की हत्या कर दी गई है, जिसका कोई दोष नहीं था, वो केवल नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। ये जिहादी अक्सर हम देख रहे हैं, देश में कहीं भी आते हैं कत्लेआम कर देते हैं। क्या हम इस्लामिक राष्ट्र में रह रहे हैं? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू हैं। आज हिंदू यहाँ डर के रहेगा क्या? हर देखिए कहीं पे मस्जिदों से उन्मादा भीड़ निकलती है, हिंदुओं को काटते हुए जा रही है, जैसा हम इस्लामिक राष्ट्रों में रह रहे हो। कब तक हमारे धैर्य की परीक्षा ली जाएगी? विगत दिनों इस तरह की और भी हत्याएं हुई हैं, हर दिन हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हम अब शांत नहीं रहेंगे। बजरंग दल ने पहले शांतिपूर्ण धरना दिया है, फिर से अभी आप देख रहे हैं आज हमने पुतला दहन किया है। कल की डेट में जो भी होगा इसका उत्तरदायी सरकार होगी। राजस्थान को हमको बर्खास्त करने का हमने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। आज ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान जो सरकार है, क्योंकि उसके संरक्षण में इस्लामिक फल फूल रहा है आतंकवाद, और जो कन्हैया लाल हुए हैं उनकी हत्या जिनकी हुई है, उनके परिवार को 5 करोड़ रुपए कम से कम मुआवजा सरकार मुहैया कराए। नहीं कराती है तो हमारा ज्ञापन है राष्ट्रपति के लिए कि उस सरकार को बर्खास्त करे, उन जिहादियों को पकड़े, उनको फांसी दे। यही हमारा आज का मांग है सरकार के साथ में, और इसके लिए हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। मैं मनीष मिश्रा, जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव कल। इंजीनियरिंग कॉलेज से दल रवाना। रीवा, गंगेऊ एवं रायपुर करचुलियान ब्लॉक के लिए 284 पंचायतों का चुनाव होना है, जिसके लिए 961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होगा। इसके लिए मतदान दलों को आज सुबह 7 बजे से ही रवाना किया जाने लगा। ब्लॉक मुख्यालय तक उन कर्मचारियों को बुधवार को ही भेज दिया गया था जो रीवा मुख्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ताकि सुबह से मतदान सामग्री का वितरण हो सके, उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। वहीं दूसरे चरण में विकासखंड रीवा, रायपुर, करचुलियान तथा अन्य जगहों में मतदान होगा। मतदान कराए जाने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही मतदान दलों को रवाना किया गया, सामग्री वितरित की गई। विकासखंड रीवा के सभी मतदान दलों को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा से सामग्री वितरित की गई। वहीं गंगेऊ में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय तथा रायपुर करचुलियान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सामग्री वितरण का कार्य किया गया। मतदान दल के साथ सेक्टर ऑफिसर सुबह 7 बजे ही पहुंच गए थे, जिनको मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। तीनों विकास खंड के लिए सामग्री वितरण का काम पूरा हो गया है और पार्टियां अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही है। आने वाले 1 घंटे के भीतर सभी पार्टियां निकल जाएगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 3 बजे के आसपास सभी पार्टियां अपने स्थान पर पहुंच जाएंगी। बारिश के बावजूद भी मतदान दल के लोगों ने और जो चुनाव में लगी हुई टीम है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मतदान दल जो जा रहे हैं तो वो भी परेशानियां अगर कोई आती है बारिश की, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से मतदान और मतगणना का काम अच्छे से करके और कल शाम तक देर रात तक वापस आए। द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु पिछले कई दिनों से लगातार जिला प्रशासन पूरी टीम के रूप में काम कर रहा था
और इस क्रम में आज मतदान दल पुलिस फोर्स रवाना हो रही है, परंतु हमने जो सेक्टर पुलिस मोबाइल है उनका मूवमेंट पहले से रखा हुआ था और इस क्रम में 71 वाहन लगातार हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और विभिन्न स्तर पर चेकिंग अभियान भी उनके द्वारा किया जा रहा है। और इस क्रम में हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी फोर्स दिया है और पर्याप्त मात्रा में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग गाड़ियां भी लगाई हैं। अन्य क्षेत्र के हमारे एसडीपीज और टीआईबी वर्तमान में इन्हीं सेक्टर में ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पर निर्वाचन संपन्न होना है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है, पर्याप्त पेट्रोलिंग व्यवस्था है। इसे देखते हुए हम लोग आशा करते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होगा और आप सभी से अपील करते हैं किसी प्रकार का चुनाव में उपद्रव या बाधा उत्पन्न पहुंचाने का प्रयास न करें। प्रशासन पूरी सख्ती से उन उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शांतिपूर्ण मतदान में प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। ये आज हमारा रीवा जनपद का कल मतदान दिवस है, उसी को लेकर के आज यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं इंजीनियरिंग कॉलेज में की गई हैं। जो भी मतदान दल हमारे आ रहे हैं उनके साथ में उनकी वाहन व्यवस्था, मतदान सामग्री और सेक्टर ऑफिसर सब लोग यहीं पर उपस्थित हैं और पुलिस अधिकारी भी यहीं पर हैं। साथ में मिल करके सभी अपने उसमें जाएंगे अपने मतदान केंद्रों में। कितने बूथ बनाए गए सर रीवा जनपद? ये रीवा जनपद हमारे 332 बूथ हैं, पोलिंग बूथ्स हैं, उन्हीं को लेकर के पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। इसमें सभी संवेदनशील है, हमारे यहाँ संवेदनशील तो नहीं है जो है, उन्हीं को लेकर के सेक्टर ऑफिसर और पुलिस अधिकारियों के द्वारा लगातार हमारे द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। किसी भी तरह की भी स्थिति अभी ऐसी नहीं पाई गई है। कब तक रवाना हो जाएगी सर ये टीम? ये व्यवस्था तो हो ही गई लगभग, और लगभग 12 बजे तक सभी लोग अपने अपने मतदान केंद्र के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कितने पंचायतों का चुनाव है? दूसरे चरण में कितने पंचायतों? ये 3 ब्लॉक्स का यहाँ पर निर्वाचन हो रहा है अपने द्वितीय चरण में। एक रीवा जनपद है, दूसरा रायपुर करचौलियान और तीसरा गंगेय जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सेहदा के ग्राम नेवरिया के लिए जाने वाले एकमात्र प्राइवेट खेत के मार्ग में 29 एवं 30 जून के दरमियान तेज बारिश होने से मतदान केंद्र नेवरिया क्रमांक 97 के लिए पूरी तरह से रास्ता बाधित हो गया है। इसके पहले लगभग 2 सप्ताह पूर्व ग्राम सिधा एवं भवरिया के लोगों ने ग्राम का मतदान केंद्र नेवरिया ग्राम से अलग किए जाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और झूठी रिपोर्ट देकर मामला को रफा दफा कर दिया। इस संबंध में आइए दिखाते हैं रीवा 24 की यह खास रिपोर्ट। मैं ग्राम पंचायत सहा का निवासी हूँ और एक्चुअली मैं बाहर रहता हूँ। इस समय वोट डालने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैंने समस्या देखी कि ग्राम पंचायत नेवरिया के लिए रास्ता नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना पानी भरा हुआ है। तो हमने पहले भी इस मुद्दे पे सरकार को ज्ञापन सौंपा था और हमने अपनी बात पहुँचाई थी कि हर जगह के लिए पोलिंग बूथ हो जहाँ पर रोड की सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो हम पुनः अनुरोध करते हैं सरकार से कि जहाँ पे मार्ग इस समय नहीं है तो वहाँ के लिए पोलिंग बूथ मुहैया कराया जाए। और बाकी देख रहे हैं कि ग्रामीणों को कितनी समस्या है। यहाँ से स्कूली बच्चे जाते हैं, ग्रामीण लोग जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, तो उन्हें बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। और ये जैसे ही बारिश होगी और भर जाएगा और भी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं और फिर मार्ग ये रुक ही जाता है। तो इसके लिए सरकार से अनुरोध है कि इसके बारे में सोचे और पोलिंग बूथ के साथ साथ यहाँ की रोड के बारे में भी जांच होनी चाहिए कि यहाँ की रोड बनी तो यहाँ है क्यों नहीं, और अगर नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी। तो इसी के साथ मेरा नाम अजय सिंह, सिधा पंचायत का रहने वाला हूँ। यहाँ पे रास्ता इतनी ख़राब है कि भमरिया पंचायत और नेवरिया जाने वाले के लिए बहुत दिक्कतें हैं। मतदान देने कैसे जा पाएंगे? अगर ऐसे ही रहा मतदान देने में बहुत दिक्कत होगी। जब से कंपोजिट शराब की दुकानें आवंटित हुई हैं तभी से शराब दुकानों को लेकर अक्सर नेताओं और शराब ठेकेदारों में ठनी रहती है। हालांकि शराब के होने वाले नुकसान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्व भी इसी से प्राप्त होता है। आपको याद होगा कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद सबसे पहले शराब की दुकानें ही खोली गई थी। इन दिनों मऊगंज में शराब दुकानों को लेकर विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें 3 दिन पहले शराब दुकान में मारपीट व तोड़फोड़ करने वाले शराब तस्कर को लेकर विधायक प्रदीप पटेल धरने पर बैठे हुए थे। प्रदीप पटेल पहले भी एमपीवी में धरने पर बैठ चुके हैं। अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का उनका ये कोई नया मामला नहीं है। आज सुबह फिर से हंगामा शुरू हुआ, जिसको लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने सफाई देते हुए बताया। कल का जहां तक विषय है तो निश्चित तौर पार्षद हमारे माननीय विधायक हैं,
वहाँ के जो प्रत्याशी हैं, तो जन भावनाओं के अनुरूप लोगों की जो मांग थी, मैंने जो देखा आपके मीडिया के माध्यम से, जनता की काफ़ी मांग थी कि वहाँ पे रिहायशी बस्ती, वहाँ पे दुकान ना हो, उसको लेकर चर्चा करने गए थे। और वो विधायक हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया चर्चा करनी चाहिए, अपने प्रत्याशियों के साथ वो चर्चा करने गए थे, कोई धरने के लिए नहीं गए थे। उन्होंने कल एक अपना बयान दिया था कि यहाँ आप गुंडे नहीं चलाएंगे, गुंडे दारू की दुकान नहीं चलाएंगे। तो अभी 5 साल से दुकान चल रही, तो क्या अभी तक वहाँ कोई और नहीं, वहाँ नहीं, तो नई जगह की बात है, पुरानी जगह की बात नहीं है, कोई नई जगह खुल रहा है, वहाँ पे काफ़ी बस्ती है, इस वजह से उन्होंने उसको इधर उधर करने के लिए बात की होगी। अभी मेरी बात नहीं हुई है, पर जहाँ तक थाने में धरने की बात है, धरना उरना नहीं था, वो अपने प्रत्याशियों के साथ वहाँ अपने विषय रखने गए थे कि यहाँ पे ठीक नहीं है, लोगों की मांग ऐसी है। आज फिर वो दारू दुकान के सामने धरने पर बैठ गए हैं और उसको हटवाने की अड़े हुए हैं, क्या धरने की तो मुझे जानकारी नहीं, अभी मेरी बैठक चल रही थी पिछले 2-3 घंटे से, तो ठीक मैं पता करता हूँ, देखता हूँ क्या धरना उरना विधायक जी नहीं बैठेंगे। ये भी लगाया जा रहा है कि अभी दारू दुकान में मारपीट हुई थी, CCTV कैमरे फुटेज भी आई थी, 2 दारू तस्करों का नाम आया था, जिनको बचाने के लिए विधायक जी इस तरह से प्रवर्तन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्या है कि हमें अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई, तो क्या ये उचित है कि ये धरने पर बैठे हों? नहीं, हम आदर्श आचार संहिता का और चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करते हैं, आदर्श आचार संहिता का हम पूरा पालन करते हैं। हमारे माननीय विधायक, हमारा हर कार्यकर्ता आदर्श आचार संहिता का पालन करता है, वो भी आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे, कर रहे हैं। अभी हाल ही में अभी की बात बता रहे कि अभी पार्टी आपकी सरकार है, आपकी पार्टी, क्या ऐसा नहीं लगता कि आपके विधायक पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं? नहीं, अब मैंने आपको बताया धरने की अभी मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं अभी बैठक में ही था, अभी आपके सामने मैं बैठक से निकल के आया हूँ, मैं देखता हूँ, धरने में नहीं होना चाहिए और धरना करेंगे भी नहीं। यदि ऐसा कुछ है तो क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? अब मैं पता करूँ, कैसे मान लूँ अंदाज में, मैं देखता हूँ क्या विषय है। जैसे कल का विषय आपने कहा, कल तो सामान्य लोगों की मांग थी, लोगों के अनुरूप तक विधायक जी एक बार साथ में चले, तो 15 प्रत्याशी विधायक गए थे, कोई धरने का विषय नहीं था। और लोकतंत्र में अपना बात रखने का अधिकार तो सबको, विधायक को भी है। एक्चुअल में क्या है कि ये आपका ये जो धरने पे बैठे हुए हैं आपके विधायक जी, कल भी जो बैठे हुए थे, कल का मुझे जानकारी, किसी प्रकार का कोई धरना नहीं हुआ था। वहाँ मऊगंज के जन समुदाय इकट्ठा हो गया था, जन समुदाय की मांग थी कि यहाँ पे दुकान नहीं होनी चाहिए, तो विधायक हैं, लोगों के जन समुदाय के आग्रह पर हमारे सभी प्रत्याशी विधायक थाने में गए थे, अपनी बात रखी और लौट आए थे, कोई धरना नहीं था। सर, नियम ये माना जाता है कि कोई भी शराब दुकान हटाने के पहले उसमें आबकारी विभाग और या पुलिस को सूचना की जाती है, फिर वो उसका उत्तर राजस्व जमा करता है, उसका जो जमा करने के बाद ही उसको हटाया जा सकता है। क्या विधायक जी डायरेक्ट हटाने के नहीं, तो हटाने की विधायक जी थोड़ा ना हटाएंगे, दुकान खोलेगा प्रशासन, हटाएगा प्रशासन, विधायक जी कुछ नहीं कहेंगे। लोगों की मांग थी तो लोगों के साथ वो अपनी बात रखने गए थे। तो आज जो धरना चल रहा, आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में? नहीं, कोई, जैसे आपने कहा कल धरना था, कल कोई धरना नहीं था, मैंने पता किया, वो लोगों के आग्रह पर जन समुदाय इकट्ठा हुआ था, आपने भी देखा होगा, महिलाएं बच्चे सब इकट्ठा हुए थे सैकड़ों की संख्या में। उनका ये था कि हमारा विधायक हमारे साथ चले, तो हमारे 15 प्रत्याशी विधायक थाने गए थे, अपनी बात की और लौट आए। अब आज का भी धरना, जैसे आपने कल कहा, आज का भी धरना चल रहा, मैं कैसे मान लूं? जब मैं पता कर लूं, और मुझे नहीं लगता विधायक किसी धरने में जाएंगे। थाने गद्दा लगा कर दिन भर लेटे हुए थे, उनकी आदत है हमेशा लेट जाने की, क्या ये सही था? नहीं, थाने में लेटने की आदत नहीं है, थानेदार के रूम में नहीं। पर मुझे जो जानकारी है, मैंने जो देखा है आपकी विजुअल, काफी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इकट्ठा थे। यहाँ शराब की दुकान की वजह से न्यूसेंस पैदा होता है, उस वजह से लोगों का ये था, विधायक जी निकल रहे थे तो लोगों ने घेर लिया, उसके साथ में चले गए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जनता दल सेक्युलर के एडवोकेट शिव सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता करते हुए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा चलाए गए वृक्षारोपण अभियान को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि वृक्षारोपण के नाम पर लाखों रुपए बहाए गए हैं, लेकिन उनका देखरेख नहीं किया जा रहा है। वृक्षारोपण के लिए कहां से पैसे आए, इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि जब इसका जवाब सूचना के अधिकार के तहत मांगा गया तो भी कोई जवाब नहीं मिला। वहीं हाईवे निर्माण के दौरान लाखों की संख्या में सैकड़ों साल पुराने पेड़ काट दिए गए, जिसके बदले में अभी तक कोई भी पेड़ नहीं लगाए गए। और क्या कहा उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। रोपण में जो हमने आंकड़ा लिया है, तो जानकारी लिया सूचना अधिकार के तहत, तो 23,540 पौधे तो रीवा जिले के अंदर लगाए गए और 42,000 पौधे भोपाल के अंदर लगाए गए। इसी तरह मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में पौधरोपण किया गया। हमने ये जानकारी मांगा कि आपने जितने वृक्ष लगाए हैं उसका कुल कितना खर्च आया है, प्रति वृक्ष कितना खर्च आया है, उसके परवरिश की क्या जिम्मेदारी है, और ये जो पैसा लगा, सारा सिस्टम सजाया गया, ये किसने आयोजित किया। तो उन्होंने ये जानकारी दिया कि ये जो वृक्ष में लगाने में खर्च आया है वो खर्च जो है जन सहयोग से ये वृक्ष लगाए गए हैं, इसमें कोई खर्च नहीं आया है। तो हमारा ये आरोप है कि पूरा प्रशासन का अमला पूरे प्रदेश के अंदर लगा रहा, सारी नर्सरियां खाली हो गई प्रत्येक जिले की मध्य प्रदेश की। तो ये कहां से बजट आया, कौन लगाया। हमने परवरिश की जिम्मेदारी की भी बात किया, तो इन्होंने कहा कि परवरिश की जिम्मेदारी जन सहयोग करेगा। तो आपको मैं ये बताने के लिए बुलाया हूं कि पूरे जिले में आप घूम लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर घूम लीजिए, कहीं भी जमीनी स्तर पर वृक्षारोपण का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी तरह ग्रीन रीवा के नाम पर इन्होंने तमाम रीवा में प्रत्येक वर्ष वृक्ष लगाने का काम किया, लेकिन कहीं भी आपको वृक्षारोपण नहीं मिलेगा। इसी तरह 2012-13, 17-18 में जब पूरे रीवा जिले के आसपास हाईवे का निर्माण हुआ, तो हाईवे निर्माण के दौरान इन्होंने 50 साल से 150 साल पुराने फलदार और जो है इमारती वृक्षों का कत्लेआम कराया और उसकी लकड़ी सारी गायब हो गई। उस लकड़ी को की जानकारी जब हमने मांगा तो इन्होंने कहा कि राजस्व मद में वो राशि जमा हो चुकी है, लेकिन ऐसा कहीं रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आज तक एक वृक्ष के बदले 10 वृक्ष लगाना था। पूरे जिले में जहां जहां हाईवे बना है कहीं भी वृक्ष लगाने का काम नहीं किया गया। हमने शिकायत किया, मेरा मऊगंज में बयान हुआ वन मंडलाधिकारी के यहाँ। हमने कहा कि आप भौतिक सत्यापन कराइए, वीडियोग्राफी कराइए, गिनती कराइए पैदल चलकर, लेकिन तैयार नहीं हुए। तो इस तरह से बड़ा बंदरबाट है, इसमें शिवराज सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है और इसमें करोड़ों का अरबों का बंदरबाट किया गया है। तो ये मेरा आरोप है कि तत्काल यदि सरकार ने वृक्षारोपण कराया है तो उसको सार्वजनिक करे, उसके रिकॉर्ड उपलब्ध कराए, कहां पर वृक्ष लगे हैं बताने का काम करें। अन्यथा इस मामले को लेकर के हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और सारे दोषियों को, सारे एजेंसियों को, सारे विभागों को पार्टी बनाएंगे। हमारे शहर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज हमारे युवा हर क्षेत्र में पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत से आज हम आपको मिलवा रहे हैं। जी हाँ, हम मिलवा रहे हैं आपसे युवा रंगकर्मी प्रदीप तिवारी को, जिनका हाल ही में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में चयन हुआ है। दर्शकों नमस्कार, आज हम एक ऐसे कलाकार से मिलवा रहे हैं जिन्होंने रंगमंच के क्षेत्र में बहुत जल्दी अपना करियर बनाया है और काफ़ी मेहनत की है। आपका नाम है प्रदीप तिवारी। रीवा 24 स्टूडियो में आपका स्वागत है। प्रदीप नमस्कार। सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में चयन के लिए शुभकामनाएं। आप ये बताइए कि आपने अपने इस रंगमंच की शुरुआत कैसे की? रंगमंच की शुरुआत यही रीवा से हुई है। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा एक यहाँ का संस्थान है और उसी का एक नाटक वेटिंग फॉर गोडो देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी रंगमंच करना चाहिए और मैं उससे जुड़ गया और लगातार करता रहा। और फिर उसके बाद मैं दरअसल लाया तो सुधीर सिंह के द्वारा था। सुधीर सिंह जी 8 पॉइंट चलाते हैं जी। और फिर उसके बाद लगातार रंगमंच करता रहा, कई नाटकों में अभिनय किया और फिर उसके बाद भोपाल चला गया। और भोपाल में किसके साथ काम किया? भोपाल में सघन रंग समूह चलाते हैं आनंद मिश्रा जी उनके साथ और मनोज नायर शैडो ग्रुप चलाते हैं उनके साथ, और लगभग सभी लोगों के साथ फ्रीलांस काम करता रहा। मैं सीखता रहा, जहाँ भी जो भी काम मिलता रहा उनके साथ काम करता रहा।
तो आप मूलतः कहाँ के हैं, रीवा के हैं या आसपास कोई गाँव? रीवा का, यहाँ रीवा शहर। जी, तो पिताजी पुलिस में हैं, सिपाही भी रहे हैं, आरक्षक हैं। तो एक साधारण परिवार से निकले रंगकर्मी आज प्रदेश सहित पूरे देश में अपना नाम कर रहे हैं। प्रदीप को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रदीप, ये बताइए कि अब तक आपने जो काम किया उसमें सबसे अच्छा अनुभव आपका क्या रहा? उसमें सबसे अच्छा अनुभव रहा कि रंगमंच जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए बहुत ही एक सशक्त माध्यम है। वहाँ भी आदमी काम कर सकता है, खुले मन से काम कर सकता है। और कई ऐसे नाटक आते हैं जिसमें हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो भी अंदर की छुपी हुई भावनाएं हैं उन पर काम कर सकते हैं। तो एक माध्यम है रंगमंच। तो सबसे अच्छा नाटक कौन सा रहा? सबसे अच्छा नाटक मेरा रहा आनंद मिश्रा जी के निर्देशन में नकलेसर और मनोज मिश्रा जी के निर्देशन में अंधाई। कौन सी भूमिका निभाई थी उसमें आपने? मैंने अंधाई में कृत वर्मा की भूमिका निभाई थी। और नकलेसर एक फर्नेश्वर नाथ रेणु जी के रेखा चित्रण के ऊपर है। तो उसमें कई फर्नेश्वर नाथ रेणु बनाए गए थे, तो उनमें से एक फर्नेश्वर नाथ रेणु। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये। कई बार होता है कि कुछ कामों से हम संतुष्ट नहीं होते, तो कुछ ऐसे नाटक जिसमें आपको लगा हो कि आप जो चाहते थे वो नहीं कर पाए? हाँ, लगभग हर नाटकों में यही लगता है कि नहीं, फिर भी कोई एक ऐसा नाटक जिसमें आप बिल्कुल अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं हुए और आपको उतनी सराहना भी नहीं मिली जितनी उम्मीद करता है कि अभिनेता? बिल्कुल, वैसे तो कई नाटक है, लेकिन हर नाटक में ये रहता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं ये कर सकता था शायद, उसके बाद सोचने में आता है। लेकिन देखा जाए तो एक और नाटक का नाम है, सूची में है, शेडो ग्रुप का था, उसमें एक गुड्डे की भूमिका निभाया। उसमें ऐसा लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। उसका नाम था चेखव की कलाकृतियाँ। अच्छा, चेखव की तो कहानियाँ बहुत फेमस हैं, तो उनकी कहानियों पे काम करने का एक अलग ही आनंद है। अच्छा, ये बताइए कि अब तक रीवा में मनोज और आपके आनंद हो गए, रीवा के ही हैं, इनके अलावा आपने और किसके साथ? सूची में काफ़ी नाम है, जैसे कि सुनील उपाध्याय BNA पास आउट है, दीपक कुमार है, राकेश कुमार है। आप सब वहाँ से अपने अपने शहरों से यहाँ आते थे रंगमंच के लिए, कार्यशालाओं के लिए काफ़ी काम किया है यहाँ पे मंडप आर्ट के साथ। शशिकांत कुमार हो गए, और भोपाल में कई ऐसे रंगकर्मी हैं जैसे कि संजय मेहता जी, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, तो उसमें हम लोगों ने इम्प्रोवाइज़ किया। काफ़ी बड़े नाम हैं ये जी, जिनके साथ आपने काम किया है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से आप एक साल बाद जब पढ़कर निकलेंगे तो आपकी भविष्य की क्या योजना है, क्या करेंगे आप? रंगमंच में लगातार काम करता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि इंटर्नशिप मिले मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से। उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पर रेगुलर रहना पड़ता है, अपने आप को मतलब आगे रखना पड़ता है थोड़ा। तो यही कोशिश है कि इंटर्नशिप मिले मुझे और फिर से वापस रंगमंच करने रीवा आऊँ और रीवा के रंगमंच में अपना थोड़ा बहुत योगदान दूँ। अच्छा, एक सवाल और है जो थोड़ा सा कॉमन है और सभी करते हैं और सभी की इच्छाएँ भी होती है। अक्सर देखा गया है कि लोग रंगमंच को सीढ़ी बनाकर और फिल्मों की ओर जाते हैं, तो आपका क्या है भविष्य में? ऐसी कुछ योजना है कि फिल्मों की ओर जाएंगे या रंगमंच ही करते रहेंगे? नहीं, फिल्में मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत माध्यम है, माध्यम वो भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। हाँ, मौका मिलेगा तो बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। ऐसा कुछ बाध्यता नहीं है कि मैं रंगकर्मी हूँ और रंगमंच ही करता हूँ। नहीं, अब तो नाट्य विद्यालय में भी फिल्मों की क्लासेस पढ़ाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छा लगा। चलते चलते मैं चाहूँगा कि जो हमारे युवा रंगकर्मी हैं, जो सीख रहे हैं या जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप अपनी ओर से कुछ संदेश देना चाहें? सभी से बस यही अनुरोध है कि लगातार रंगमंच करते रहें और सीखते रहें, ज़्यादातर सीखने पर फोकस करें, अपने सीनियर्स की सुने और लगातार काम करते रहें, मेहनत करते रहें और काम अपने आप आएगा। तो ठीक है, ये थे हमारे रीवा के रंगकर्मी जिनका मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में चयन हुआ है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारे रीवा से इसके पहले 7 रंगकर्मी और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। इसके पहले भी कई बड़े नाम हैं, जैसे मनोज मिश्रा हैं, वो रीवा के ही हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक हुए हैं।
इसके अलावा दिलीप बाबले भी थे जो अब नहीं है हमारे बीच। बहरहाल रीवा 24 टीम की ओर से प्रदीप जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।